दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली के दंगों के ऊपर। जो दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे उसमें ताहिर हुसैन का नाम सामने आ गया है और जो स्कूल राजधानी था उसको इन्होंने पूरा एक सेंटर और ताहिर हुसैन के घर को सेंटर बना करके हिंदुओं के ऊपर पथराव किए गए थे और बड़ी बड़ी गुलेलें बना करके उन्होंने तेजाब के, पत्थर के और इस तरह के जो उन्होंने हमले किए थे। उसके पास एक डीआरपी एक स्कूल था, उसको इन्होंने तहस नहस कर दिया। जबकि फर्स्ट दृष्टि में जब उस समय जब जो मीडिया चैनल्स ने जो दिखाया था कि कहा कि कंपैरिजन करके दिखाया था, डीआरपी स्कूल एक ये है, एक ये राजधानी स्कूल है, इन दोनों में देखिए कि क्या क्या हुआ है। तो राजधानी में नीचे तोड़फोड़ करके दिखाई थी और बाकी डीआरपी स्कूल के अंदर पूरा तहस नहस, कंप्यूटर वगैरह को जो महंगी महंगी चीज़ें थी उनकी लूटपाट कर दी गई। अब सबसे बड़ी बात है कि एक रिपोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ा संगीन आरोप जो लगता है वो निकल के ये आ रहा है कि जब राजधानी स्कूल के अंदर जब बच्चे पढ़ रहे थे उस समय इसके ऊपर हमला किया गया और स्कूल के अंदर से जितने मुस्लिम बच्चे थे उनको तो निकाल दिया गया और जो जितने हिंदू बच्चे थे उनको वहाँ पर रोका गया था। तो अब ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो दिल्ली के दंगों का जो मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन है वो बार बार संजय सिंह से फ़ोन पर भी लगा हुआ था और संजय सिंह की गाइडलाइन के अनुसार भी काम हो रहा था। और कहीं ना कहीं पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो शाहीन बाग के अंदर भी देखने को मिला था कि वहाँ पर फंडिंग कर रही है और यहाँ पर भी उमर खालिद के थ्रू 1.3 करोड़ रुपीस यहाँ पर फंड किया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर फंड को लगाया गया था और ये प्लानिंग किस तरह की चल रही थी। प्लानिंग बहुत लंबे समय से और बहुत लंबी थी, जिसमें एक रिवॉल्वर लाइसेंसी। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक लाइसेंसी रिवॉल्वर को इशू कराने में कितना समय लगता है और उसके बाद वहाँ पर जो 75 राउंडों का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दिल्ली हिंसा के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो हिंसा की गई थी तो उसमें 75 राउंड जो गोलियों के थे वो कोई हिसाब किताब नहीं है। जो लाइसेंसी है, अनऑथराइज जितने हथियार थे और क्या क्या था उसका कोई हिसाब किताब ना तो सरकार के पास होगा और ना किसी और के पास। वो सिर्फ और सिर्फ ताहिर हुसैन दे सकता है कि 1.25 करोड़ रुपए में इन्होंने क्या क्या चीज़ें खरीदी। अब आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जिस तरीके से इनका जो प्री प्लान था, तो आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जो प्लान था इनका किस तरह का था कि इन्होंने पेट्रोल बम बनाए, गाड़ियों के अंदर से पेट्रोल निकाल के ऊपर ले गए और जिनकी सीढ़ियाँ थी घरों की उनके ऊपर इन्होंने किस तरह की गाइडलाइन इनको दी गई थी कि जो दंगाई थे उन्होंने अपने घरों को सेव करने के लिए कि कोई अंदर ना घुसे, इस वजह से कि अपने सीढ़ियों पर तेल फैला दें और शैम्पू डाल दें जिससे कि कोई चढ़ेगा भागते हुए तो फिसल के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह का इनका पूरा प्लान था और पूरा प्लान इन्होंने कामयाब भी किया और इसके अंदर जो 53 लोगों की हत्या हुई, 400 लोग घायल हुए। तो अब इसका अंदाज़ा आपको ये लगाना चाहिए कि ये कोई एक इंसिडेंट नहीं था कि आए और मारपीट करके चले गए। ये पूरा प्लान पता नहीं साल से, 1.5 साल से, 2 साल से चल रहा था। और उसके बाद अगर आपको गहराई में जाना होगा तो आप जिस तरीके से आपको इसको समझना भी होगा कि जो घात लगाए हुए हैं हिंदुओं के ऊपर वो यही लोग हैं और इसमें आम आदमी का पूरा सहयोग रहा है। जो ताहिर हुसैन है वो आम आदमी पार्टी के पार्षद भी हैं, तो ये पार्षद रहे, अब उन्होंने निलंबित कर दिया, अभी निकाला है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हिंसा होने के बाद निकाला है। बाकी जो वीडियोस हैं वो चीख के कह रही हैं। अब बहुत सारी वीडियोस अब निकल के पुलिस के पास पहुंची हैं कि जो अंकित शर्मा था ये जो आईबी का, उसको मार करके जो ये नाले में फेंकते हैं तो उसमें 10 से 12 लोग होते हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और जो बड़े बड़े जो राजधानी स्कूल है या फिर ताहिर हुसैन पार्षद हैं और बड़े बड़े इसमें जो सरगना थे उनके कहीं ना कहीं निजामुद्दीन मरकज़ से भी इनके ताल्लुकात रहे और देवबंद यूपी वाले से भी ताल्लुकात रहे। सबसे बड़ी बात है कि जब चार्जशीट में लिखा गया तो जो चार्जशीट में 4000 से ऊपर कहीं लोग
यहाँ पर बुलाए गए थे। अब ये कहाँ से बुलाए गए थे वो भी अभी जांच का विषय है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा सुनियोजित ढंग से प्लान किया गया और आरोप कपिल मिश्रा के ऊपर दिया गया कि इसकी वजह से ये कपिल मिश्रा के भड़काऊ बयान की वजह से ये सारा काम हुआ। अच्छा, ये प्लान कपिल मिश्रा के बयान की वजह से मान लिया कि भड़क जाता है, परंतु ये जो गुलेल हैं, पेट्रोल बम है, तेजाब है, पिस्टल है जिसके 75 राउंडों का कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका क्या? ये सिर्फ कपिल मिश्रा के भड़काने से ये सारा गेम बिगड़ जाता है। यहाँ पर सारी की सारी कहानी ये जो जिस तरीके से प्लान की गई, यहाँ पर जो इनके फतवे जिस तरीके से पहले निकलते थे, आज वो फतवे मोदी सरकार की वजह से नहीं निकल रहे हैं, परंतु वो काम आज भी फतवों के आधार पर हो रहा है। परंतु ये है कि देवबंद से मरकज़ आता है, तो मरकज़ से फिर जामिया इस्लामिया के अंदर जाते हैं, फिर उसके बाद पीएफआई फंड करती है, फिर उसके बाद पीएफआई फंड पैसा आने के बाद फिर यहाँ पर हथियार खरीदे जाते हैं। उसके बाद पूरा प्लान गठित किया जाता है कि कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। एक एक गली की इन्होंने रैकी करने के बाद इनके पास इतने पर्याप्त लोग बुलाए गए, जबकि अगर यहाँ पर इतने हिंदू जागृत नहीं होते तो पता नहीं क्या हो गया होता। जब बराबर में जब क्रिया की जब प्रतिक्रिया हुई तब जा कर के यहाँ पर लगाम लगी। 3 दिन के अंदर ये जो खूनी संघर्ष चला था, इसके अंदर आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि अगर क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती और हिंदू अपनी सुरक्षा अपने आप नहीं करते तो कितने लोगों की यहाँ पर जाने जाती। अभी भी कुछ जो शबाना नकवी जैसी मक्कार पत्रकार हैं जो अपने आप को स्वयंभू पत्रकार समझती हैं, बहुत बड़ी पत्रकार समझती हैं, वो आज भी यही बात कहती हैं कि मुस्लिमों के ऊपर बराबर अत्याचार किया जा रहा है। अब एक बात निर्लज्ज पत्रकारों को पूछना चाहिए कि जो लोग हैं जो जिनके ऊपर ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर अत्याचार ज़्यादा हो रहा है मुस्लिम समुदाय के ऊपर, तो ये जो लोग मारे गए हैं उनका क्या है? उन्होंने मतलब अत्याचार भी यही करेंगे और मारे भी यही जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो जिस तरीके से स्टार्टिंग में जो रूपरेखा इन्होंने बनाई थी, उसके बाद आज इनका चेहरा कहीं ना कहीं बेनकाब हो गया है। अब टीवी चैनल पर बैठ करके वो कहती हुई नज़र आ रही हैं कि जो एक तरफा दिल्ली पुलिस है वो एक तरफा चार्जशीट लगा रही है, मारे भी एक तरफा जा रहे हैं और चार्जशीट भी एक तरफा लगाई जा रही है। इनका कहने का अनुसार ये है, मारे भी हिंदू जा रहे हैं और चार्जशीट भी मुस्लिमों के खिलाफ लगाई जा रही है। तो मतलब ये एक इनकी समझ मतलब ये है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं और देश के अंदर ये तबाही जैसा, और फिर उसके बाद ये कहती हैं कि मुझे नफरत है काफिरों से। तो अब ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो इनके ऊपर जो एक प्रवक्ता है उन्होंने प्रत्यारोप लगाया कि ये कौन सी किताब पढ़ती हैं जो काफिरों से इतनी नफरत करती हैं। अब इससे अंदाज़ा आपको लगा लेना चाहिए कि जो देश के अंदर है ये ऐसे जो अपने आप में स्वयंभू पत्रकार बने फिर रहे हैं, इन्होंने ही देश का बंटा ढार करने की पूरी साजिश रची है। और ऐसे ही नेता हैं और ऐसे ही ये जो कुछ पत्रकार बने हुए घूमते हैं, ये इस तरह का ही नाटक करने में लगे हुए हैं। अब ये देखना बाकी रह गया है कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट लगाई है, 695 पेजों की चार्जशीट है, उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकल के और आती हैं। बाकी जितने लोग इसमें शामिल थे, जहाँ तक इनके तार जुड़े हुए नज़र आते हैं, पीएफआई है, जामिया इस्लामिया है, उमर खालिद है, देवबंद है, मरकज़ है, और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी स्कूल का जो मालिक है वो कहीं ना कहीं मौलाना साद से एक दिन पहले मिलता है, देवबंद जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। अगर इस तरह की जो यहाँ पर अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो हो सकता है कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लूटी गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आग लगा दी गई, तो वो ही स्थिति दिल्ली के अंदर होने वाली थी। परंतु यह है कि जो गृह मंत्रालय है उन्होंने समय रहते हुए बहुत कम समय के अंदर ही इस पूरे केस को हैंडल किया और उसके बाद मतलब यह है कि आदेश दे दिया गोली चलाने का पैरामिलिट्री फोर्स को और पुलिस को। तो उसके बाद ही यहाँ की जो हालात है वो सुधरने में
काबू हुई। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने जो प्रोपेगेंडा, और फिर उसके बाद आप देख लीजिए शाहीन बाग के अंदर, शाहीन बाग के बाद ही इस तरह का कांड हुआ, और फिर दोबारा से जैसे ही थोड़ी सी ढील दिल्ली के अंदर दी गई तो शाहीन बाग फिर से बिठाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा साजिश के साथ किया जा रहा है। अब वहाँ पर दिल्ली पुलिस या फिर आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पर पर्याप्त रूप से पहुँचा दी गई है। दिल्ली के अंदर अब नहीं बनेगा शाहीन बाग। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।